तो चुनाव आयोग के सामने समस्याएं क्या हैं? दूसरे शब्दों में भारतीय चुनाव व्यवस्था की क्या समस्याएं हैं? कुछ समस्याएं तो बड़ी गंभीर हैं और देर सवेर इस पर निर्णय लेना ही होगा। उचित न लेने पर लोकतंत्र के विश्वसनीयता पर भी खतरा पैदा हो सकता है। जैसे पहला जो यदि हम क्रमबद्ध बात करें तो एक है फर्जी मतदान। फर्जी मतदान अर्थात किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर मतदान कर देना। पूरी सुरक्षा के बावजूद मतदाता सूची, मतदान पत्र, वोटर आईडी और ये सब तमाम उसके बावजूद भी इतनी बड़ी जनसंख्या में ये हमेशा संभावना रहती है कि कुछ लोग इसका दुरुपयोग करें, पहुंच का दुरुपयोग करें, दूरी का दुरुपयोग करें। और अंदरूनी इलाकों में ऐसा देखा गया कि कई बार फर्जी मतदान हुआ और जब मतदाता, वास्तविक मतदाता जब मतदान देने पहुंचता है तो मालूम होता है कि उसके नाम से कोई और ही मत डाल के चला गया। ये कैसे होता है, ये किसी अन्य बिंदु पर हम चर्चा करेंगे, पर एक बहुत बड़ी समस्या है फर्जी मतदान की। दूसरी बड़ी समस्या है मतदान केंद्रों पर कब्जे की। और कब्जे का अर्थ कुछ असामाजिक तत्व, कुछ राजनीतिक दल के लोग जो जिन्हें पराजय की शंका है या कुछ और शंका है, वे लोग जाकर मतदान केंद्र को ही कब्जा कर लेते हैं, अधिकारियों को ही गिरफ्त में ले लेते हैं, मशीनों को ही कब्जा करके लूट लेते हैं और इस प्रकार मशीनों को लेकर भाग चले जाते हैं। तो मतदान जितना हुआ था उसे या तो पुनः कराया जाता है या कुछ और कार्रवाई की जाती है। तीसरा है कि जो विधायी संस्थाओं में जो शक्ति, उसका गलत प्रयोग। अपराधी तत्व जो होते हैं, ये अपराधी तत्व विधायी संस्थाओं में जो सदस्य हैं उनके साथ जुड़कर शक्ति का गलत प्रयोग करते हैं। दूसरे शब्दों में ये एक बहुत बड़ी चिंता है कि विधायिका के सदस्यों और अपराधियों के बीच में संबंध गहन है। भारत में अपराधी पनप रहे हैं विधायिका के सदस्यों की शाह पाकर, और कई बार तो ऐसा देखा गया कि अपराधियों की शाह पर उम्मीदवार जीतते हैं, चाहे अपराधी बल प्रयोग करके इनको जितवाए, धन प्रयोग करके जितवाए, आदि आदि। तो अपराधियों और नेताओं के बीच का जो ये संबंध है, ये बड़ी समस्या बनी हुई है। और इसीलिए हम पाते हैं कि भारत के बहुत चुनावों में बहुत से उम्मीदवार और वास्तव में बहुत से माननीय सदस्य जो हैं लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा के, इनका आपराधिक इतिहास बड़ा लंबा चौड़ा रहता है। कई लोग सजा याफ्ता भी हैं और ये चिंता का विषय है जिसकी, और ये समस्या चुनाव आयोग के सामने है। तीसरी समस्या जो इसके सामने है वह है कि धन की शक्ति व सत्ता के दुरुपयोग का बढ़ना। ऐसा देखा जा रहा है कि गत 70-80 वर्षों में धन बल का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। धन बल, धन शक्ति का प्रयोग चुनाव में बढ़ता जा रहा है। धन शक्ति के प्रयोग से तात्पर्य है या तो पैसा दे के मतदाताओं को खरीदा जाए, या अपराधियों को पैसा देकर सुनिश्चित कराया जाए कि अपराधी अपने अपने क्षेत्र में जाकर मतदाताओं पर दबाव बनाएं किसी को मत देने के लिए। और कुछ और भी दूसरे तरीके हैं, जैसे बहुत से चुनाव क्षेत्रों में उम्मीदवार जो हैं वो मतदाताओं को कॉलोनी से, उनके क्षेत्रों से मतदान केंद्र लाने की व्यवस्था करवाते हैं गाड़ियों के माध्यम से, और ऐसा करवाते हुए वे उम्मीद करते हैं कि उनके द्वारा लाए गए जो मतदाता हैं वो अब उनको वोट देंगे। तो ये भी गलत है और ये भी धन बल का उपयोग है। जिनके पास पैसा है वो गाड़ियां भेजते हैं, पेट्रोल भरा के गाड़ी, जिनके पास गाड़ियां हैं वो गाड़ियां भेजते हैं, मतदाताओं को ले आते हैं। अब ये चुनाव आयोग के लिए मुश्किल हो जाता है साबित करना कि ये गाड़ी
जिसमें 10-15 मतदाता एक बार में आ रहे हैं, वह गाड़ी किसी उम्मीदवार की है और नाजायज़ तरीके से इसका उपयोग हो रहा। तो ये भी एक गलत है। इसके अलावा सरकार की शक्ति का दुरुपयोग, जिसका मैंने जिक्र किया और जिसके कारण देश की प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा था, और बल्कि इस्तीफा तो नहीं देना पड़ा, हाँ, उसकी परिणति इस रूप में हुई कि तत्कालीन प्रधानमंत्री को ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी गद्दी बनी रहे और किसी अन्य परिस्थितियों के मद्देनज़र उन्होंने भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा की 1975 में। 23 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद की जाती है, जिसमें श्री राजनारायण ने चुनाव याचिका दायर की थी अपने उम्मीदवार के खिलाफ, जो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो इसके बाद अगली जो चिंता की बात है वह है कि कुछ अन्य जो कमजोरियां हैं, जिसमें अधिकतम संभव सीमा तक स्वतंत्र और निष्पक्ष कराए जाने में दिक्कतें आ रही हैं, उसमें जो कमियां हैं, कुछ त्रुटियां हैं, कुछ बुराइयां हैं, उसे कैसे नियंत्रित किया जाए। छोटी छोटी बुराइयां हैं, पर कुल मिला के ये चुनाव की प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित करती हैं, चुनाव के परिणामों को प्रभावित करती हैं, जनता के विश्वास को प्रभावित करती हैं। तो इसलिए ये कुछ समस्याएं हैं और इसके अलावा कुछ अन्य भी हैं, पर ये समस्याएं हमें और आप इससे वाकिफ़ हैं, चुनाव आयोग भी इसके प्रति वाकिफ़ है, सजग है और इसका सतत प्रयास रहा है कि इसमें कुछ सुधार करने की चेष्टा करने की। इस प्रकार चुनाव आयोग ने देश की जो राजनीतिक व्यवस्था में पहले से और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का प्रयास किया है और निभाती रही है। और चूंकि दिन प्रतिदिन चुनाव में होने वाली संभावित धांधलियों के तरीके बदलते जा रहे हैं, नए नए रूप आ रहे हैं, चुनाव को प्रभावित करने के नए नए तरीके ईजाद हो रहे हैं, चुनाव आयोग की भूमिका दिनों दिन और महत्वपूर्ण होती जा रही है। तो जहाँ तक चुनाव निर्वाचन आयोग की भूमिका की बात करें तो उसकी भूमिका आने वाले दिनों में लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए, सुनिश्चित रखने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है। अब अगला बिंदु है निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक प्रावधान। इसके क्या मायने हैं? निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता। एक स्थिति की कल्पना करिए, मेरी नियुक्ति एक अधिकारी करते हैं या एक सरकार करती है। जिस सरकार या अधिकारी ने मेरी नियुक्ति की, मैं उसके प्रति उपकृत रहूंगा, उसकी सेवा में सदैव तत्पर रहूंगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मैं इस उपकृति के एवज में किसी अन्य के साथ अन्याय कर जाऊं और सरकार या अधिकारी की सेवा कर बैठूं, कुछ गलत कर जाऊं जो मेरे लिए उचित नहीं है। एक अधिकारी होने के नाते मेरे लिए उचित नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि मेरे ऊपर वह व्यक्ति है जिसने मुझे नियुक्त किया या वह सरकार है जिसके मातहत मैं काम कर रहा हूं, तो एक तरीके से मेरे में दबाव है। दूसरी बात, यदि मैं सरकार के अनुसार काम न करूं या मेरे ऊपर के अधिकारी के अनुसार काम न करूं, तो मुझे भय है कि मेरा स्थानांतरण हो जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाऊंगा, कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाकर मेरी नौकरी समाप्त कर दी जाएगी, आदि आदि। ये स्थानांतरण का भय, सरकार का डर जो सतत रूप से बना रहेगा, और ये डर कि मेरी नौकरी किसी भी दिन खा दी जाएगी सरकार के द्वारा यदि वो चाहे तो, इस डर से चुनाव आयोग के अधिकारियों को मुक्त रखने के लिए कुछ प्रावधान संविधान में किए गए हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि चुनाव आयुक्त किसी प्रकार का भय, किसी प्रकार का दबाव उसके अंतर्गत कार्य न करें,
किसी दबाव में ना आए, किसी प्रकार का भय न रहे, ऐसा सुनिश्चित करने के लिए कुछ संवैधानिक प्रावधान किया गया है। कैसे? पहला, इनकी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है, तो डरेंगे तो केवल राष्ट्रपति से। मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो मैं बात कर रहा हूं निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए, दबाव से स्वतंत्रता, प्रेशर से स्वतंत्रता, फ्रीडम फ्रॉम द प्रेशर ऑफ बॉसेस ऑफ सुपीरियर्स एंड ऑफ द गवर्नमेंट। इसके लिए क्या प्रावधान है? तो पहला तो ये कि केवल राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति, और कोई नियुक्त नहीं कर सकता। दूसरा, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया कैसे जा सकता है? मैं बात कर रहा हूं मुख्य चुनाव आयुक्त की, जिसके बारे में मैंने पूर्व में विस्तार से जिक्र किया है। उनको हटाने की क्या प्रक्रिया है? आपको याद होगा मैंने बताया था महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट की प्रक्रिया। और इम्पीचमेंट की जो प्रक्रिया है बड़ी लंबी होती है, यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना सरल नहीं है। यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त एक बार जब नियुक्त हो जाता है तो उसके बाद कम से कम इस बात की, इस चिंता से मुक्त रहता है कि आदेश न मानने पर सरकार मुझे मेरी नौकरी से निकाल देगी, मुझे हटा देगी आदि आदि, ये भय नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में मुख्य चुनाव आयुक्त स्वतंत्र रहता है निर्णय लेने के लिए। तो ये बहुत बड़ा संवैधानिक प्रावधान है चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए। स्वतंत्रता किससे? कार्यपालिका और विधायिका के दबाव से, बल्कि तीनों के दबाव से। न्यायपालिका भी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका तीनों के दबाव से मुक्त रखने के लिए ये संवैधानिक प्रावधान है कि उसे कोई नहीं हटा सकता, कभी भी नहीं हटाया जा सकता तब तक जब तक कि उस पर महाभियोग का आरोप ना हो और उसकी एक पूरी प्रक्रिया पूर्ण ना हो, जो बड़ी लंबी है। लेकिन हाँ, अन्य जो अधिकारी हैं, अन्य चुनाव आयुक्त, 2 अन्य चुनाव आयुक्त, इनको हटाने के लिए प्रक्रिया थोड़ी सरल है, लेकिन फिर भी मुख्य चुनाव आयुक्त की सहमति जरूरी है राष्ट्रपति के लिए किसी अन्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के लिए। तीसरा, निर्वाचन आयोग जो है वो कोई एक कानूनी संस्था नहीं है। मतलब एक कानून बनाने के बाद सरकार ने कानून बनाया जिसके तहत चुनाव आयोग का निर्माण हुआ, ऐसा नहीं है। इसके निर्माण की बात तो हमारे मूल संविधान में दर्ज है, यानी संविधान के द्वारा चुनाव आयोग का निर्माण हुआ है, ये सरकारों के द्वारा नहीं। तो इसलिए सरकारों के दबाव से भी ये स्वतंत्र हैं। चुनाव आयोग को सरकार समाप्त नहीं कर सकती, ऐसा कह के कि आयोग की जरूरत नहीं है और कुछ नई संस्था बनाई जाएगी जिसके माध्यम से अब आने वाले चुनाव होंगे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। तो उस हद तक चुनाव आयोग सोचने में स्वतंत्र है, निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है और निष्पक्ष होने के लिए स्वतंत्र है। इसका निर्माण संविधान ने किया है, संसद ने नहीं किया। सरकार मतलब संसद, तो संसद से भी डरने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग को संसद से भी डरने की जरूरत नहीं, संसद कुछ नहीं कर सकता इनका। इस प्रकार चुनाव आयोग, आपको अब समझ आया होगा कि कितनी शक्तिशाली है, कितनी स्वतंत्र है, और निष्पक्षता के लिए हमारे यहाँ क्या संवैधानिक प्रावधान है ये भी स्पष्ट हो गया। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये। अगला महत्वपूर्ण बिंदु, भारत में निर्वाचन व्यवस्था कैसे होती है, अर्थात किस तरीके से उम्मीदवार, किस तरीके से चुनाव संपन्न होते हैं, कैसे निर्वाचन होता है, इस पर अब हम बात करेंगे क्रमवार। जब कहीं चुनाव होता है तो सबसे पहले क्या होता है, चुनाव आयोग द्वारा सबसे पहले क्या कार्रवाई की जाती है और चुनाव की समाप्ति तक कितनी
प्रक्रियाओं से गुजरना होता है, ये हम अब आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चुनाव आयोग ही ये सब चुनाव करवाता है, ये तो आपको स्पष्ट है, और इसीलिए चुनाव आयोग की महत्ता है। संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324, 329 में निर्वाचन संबंधी जानकारियां दी गई हैं, जो ये बात मैंने आपको पहले बताई, विस्तार से दी गई हैं। और संविधान के अतिरिक्त कुछ अधिनियम, कुछ एक्ट्स भी पास हुए। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950-1951, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, और ऐसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। भारत में स्वतंत्रता के बाद जब पहली बार योजनाबद्ध तरीके से राज्यों का निर्माण हुआ, राज्यों की सीमाएं तय की गई, तो वह इस अधिनियम के तहत तय की गई थी। 1956 के अधिनियम के तहत राज्य पुनर्गठन अधिनियम, पुनर्गठन। और ये जो पुनर्गठन हुआ था वह मोटे मोटे भाषाई आधार पे हुआ था। पंजाबियों के लिए पंजाब राज्य बनाया गया, मराठियों के लिए महाराष्ट्र राज्य बनाया गया, मराठी बोलने वालों के लिए, उड़िया बोलने वालों के लिए उड़ीसा राज्य बनाया गया, असमी बोलने वालों के लिए असम राज्य बनाया गया, तमिल बोलने वालों के लिए तमिलनाडु बनाया। इस प्रकार भाषाई आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ स्वतंत्रता के बाद पहली बार, वो 1956 में। ये अधिनियम भी निर्वाचन व्यवस्था में के संबंध में कुछ बातें कहता है। और इसी प्रकार निर्वाचन आयोजन अधिनियम भी बना 1960 और 61 में। ये जो सारे जो अधिनियम हैं या अनुच्छेद हैं, ये निर्वाचन प्रक्रिया की पूरी प्रकृति को निर्धारित करते हैं। अर्थात यदि हमें भारत की निर्वाचन प्रक्रिया की पूरी प्रकृति को समझना है तो हमें इनका अध्ययन करना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत हम करते हैं भाग 15 अनुच्छेद 324-29, और उसके बाद फिर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, निर्वाचन आयोजन अधिनियम, और फिर उसके बाद ये अधिनियम 2 बार बने 1960-61, और फिर बाद में और भी ऐसे कुछ अधिनियम आए हैं। इनको हमको देखना होगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पर जो प्रक्रिया है उसको हम थोड़ा समझें। इसके विभिन्न सोपान क्या क्या हैं, विभिन्न चरण क्या क्या हैं। पहला चरण जो होता है, जब भी कभी चुनाव होता है तो उसके लिए सबसे पहला चरण है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, यानी निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करना। निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले निर्वाचन आयोग के निर्देश पर परिसीमन आयोग, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं, वो लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण करता है। लोकसभा की निर्वाचन सीमा अलग होती है और राज्य में विधानसभाओं की निर्वाचन सीमा अलग होती है। उदाहरण के लिए रायपुर में लोकसभा का जो निर्वाचन क्षेत्र है वह पूरा रायपुर है। रायपुर से एक सदस्य चुना जाता है लोकसभा के लिए, लेकिन राज्य की विधानसभा के लिए रायपुर से 4 सदस्य चुने जाते हैं। तो विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र रायपुर के अंदर 4 क्षेत्र हैं और लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र रायपुर के अंदर 1 ही है। और जैसा मैंने बताया, ऐसा क्यों? जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण होता है। लोकसभा के लिए जो जनसंख्या चाहिए वह एक पूरे शहर में मिलती है यहाँ के संदर्भ में। राज्य के लिए, विधानसभाओं के लिए रायपुर की जनसंख्या की इतनी है कि यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं। तो सबसे पहले तो परिसीमन आयोग चुनाव आयोग के परामर्श पर यह सीमाएं तय करेगा। अधिनियम 52 के तहत प्रावधान है कि हर 10 वर्ष बाद होने वाली जो जनगणना है उसके बाद निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन किया जाए, जनगणना के आधार पे। आपको बताया गया था कि जनगणना प्रति 10 वर्ष में होती है। जनगणना मतलब काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन, देश की जनसंख्या
को जानने के लिए एक बृहद एक्सरसाइज की जाती है और ये प्रति 10 वर्ष में होती है। तो जब ये संख्या आ जाती है उसके बाद सीमांकन किया जाए, ऐसा प्रावधान हमारे अधिनियम में किया गया है। परिसीमन आयोग पूरे राज्य के भौगोलिक क्षेत्र को निर्वाचन क्षेत्रों में इस तरीके से बांटता है कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या लगभग एक हो, लगभग समान हो। विधानसभा की स्थिति में यदि छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं तो 90 विधानसभा सीटों के निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन भौगोलिक दृष्टि से इस प्रकार हो कि जनसंख्या हर निर्वाचन क्षेत्र की लगभग समान हो। जहां देखेंगे 90 निर्वाचन, कुछ क्षेत्र साइज में बड़े दिख रहे हैं, कुछ क्षेत्र बहुत ही छोटे दिख रहे हैं। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ ये कि जो क्षेत्र छोटे दिख रहे हैं वहाँ पर जो अपेक्षित जनसंख्या है वह बहुत पास पास रह रही है, वहाँ जनसंख्या का घनत्व बहुत है, डेंसिटी बहुत है। और ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जो बहुत बड़े दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे जनता की संख्या, जनसंख्या तो वही है जो छोटे क्षेत्र की है, उसके निकट आसपास, लेकिन घनत्व कम है। बहुत फैले हुए क्षेत्र में उतने ही लोग रह रहे हैं जितने लोग छोटे क्षेत्र में यहाँ पर रह रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे। तो भौगोलिक क्षेत्र पर मत जाइएगा। क्षेत्र निर्धारण के लिए जनसंख्या आधार होता है सीमा क्षेत्रों के निर्धारण का। अगला जो कदम परिसीमन के बाद आता है वह है मतदाता सूची तैयार करना, उसका मुद्रण और प्रकाशन। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, एक नज़र आप देखिए कि कैसे परिसीमन आयोग विभिन्न लोकसभा चुनावों में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करते रहा है। और इस प्रकार ये आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जनसंख्या परिसीमन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। यद्यपि कुल संख्या 543 ही रही प्रारंभ से अभी तक, पर 543 क्षेत्रों का सीमांकन बदलते रहा। मैं जिस दूसरे बिंदु पे था, मतदान सूची तैयार करना, मतदाता सूची, निर्वाचन आयोग लोकसभा या विधानसभा के चुनाव के पहले ये सूची तैयार करता है। मध्यावधि चुनाव के पहले भी ये सूची पुनः तैयार करता है। अर्थात मतदाता सूचियों का हमेशा नवीनीकरण होता है। ऐसा नहीं कि एक बार मतदाता सूची बन गई तो 10 वर्ष तक वही मतदाता सूची रहेगी, नहीं। ऐसी स्थिति में वे लोग कहाँ जाएंगे जिनकी जो मतदाता सूची बनते समय 18 वर्ष के नहीं थे और अब 20, 22, 21 वर्ष के हो गए, उनके नाम जोड़ना आवश्यक है। ऐसे ही बहुत से ऐसे नाम उसमें होंगे उस सूची में जो स्वर्गस्थ हो चुके हों। ऐसे ही बहुत से नाम ऐसे होंगे जिनका उस क्षेत्र से स्थानांतरण हो गया हो, कहीं और जाके बस गए हों, आदि आदि। तो दूसरा मतलब ये हुआ कहने का कि मतदाता सूची का नवीनीकरण बहुत आवश्यक है और ये हर चुनाव के पहले होता है। अपडेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मतदाता सूची समय समय पर बदलती रहे, समय समय पर उसका नवीनीकरण किया जाए, नए मतदाताओं का नाम जोड़ा जाए, उन मतदाताओं के नाम काटे जाएं जिनकी मृत्यु हो गई है या जो निर्वाचन क्षेत्र कहीं जा चुके हैं। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो मतदाता सूची को पब्लिक डिस्प्ले किया जाता है, जनता के अवलोकन के लिए उसे प्रकाशित किया जाता है ताकि जनता देख सके अपना नाम, पता और अपने नाम के आगे जो भी बातें लिखी हों वो सही पाई गई हों। किसी गलती की स्थिति में वह चुनाव क्षेत्रीय या स्थानीय चुनाव कार्यालय में जाकर लिखित आवेदन देगा एक स्टैंडर्ड प्रारूप में, और उस आवेदन के मद्देनज़र उसमें सुधार संशोधन हो जाएगा। प्रकाशित सूची में किसी प्रकार की त्रुटि यदि हो तो मतदाता अधिकारी के समक्ष, लेकिन निश्चित सीमा के अंदर
अपनी आपत्ति दे सकता है और त्रुटियों का निवारण होने के बाद मतदाता सूची अंततः एक फाइनल शेप में पुनः प्रकाशित होती है। इस प्रकार परिसीमन हो गया, मतदाता सूची तैयार हो गई। अब अगला कदम, जब चुनाव आयोग इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि परिसीमन उचित तरीके से हो गया है, कोई खामियां नहीं, मतदाता सूची बन गई है, उसमें कोई खामियां नहीं, तब वह तीसरे कदम पर आता है जो बहुत महत्वपूर्ण है। वह है चुनाव की अधिसूचना जारी करना। अधिसूचना का अर्थ एक ऐसा पब्लिक आदेश जो चुनाव की घोषणा से संबंधित हो। निर्वाचन प्रक्रिया का आरंभ जो होता है वो यहीं से होता है, निर्वाचन प्रक्रिया का आरंभ। लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव के लिए राष्ट्रपति द्वारा, विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव हेतु राज्यपाल के द्वारा और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव के लिए वहाँ के शासन प्रमुख द्वारा जारी होने से होता है। तो अधिसूचना कौन देता है? लोकसभा राज्यसभा के चुनाव के संबंध में राष्ट्रपति, राज्य के चुनाव के संबंध में राज्यपाल, उस राज्य का राज्यपाल, और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में वहाँ का उपराज्यपाल या जो भी संबंधित सर्वोच्च अधिकारी है। ये लोग सक्षम अधिकारी हैं जो अधिसूचना जारी करते हैं चुनाव आयोग से परामर्श के बाद। और ऐसा करते हुए अधिसूचनाओं के द्वारा मतदाताओं से अपने प्रतिनिधियों को चुनने का आह्वान किया जाता है। अर्थात मतदाताओं से अनुरोध किया जाता है, उन्हें प्रेरित किया जाता है कि अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान करें इन तिथियों में जो तिथियां दी गई हैं। ये अधिसूचना चुनाव आयोग के परामर्श से ही होती हैं और उसके साथ ही ये सरकारी गैजेट में भी पब्लिश होती है। ये देखिए, सरकारी गैजेट का एक चित्र यहाँ है। सरकारी गैजेट क्या है? इसे अंग्रेजी में गैजेटियर भी कहते हैं। गैजेटियर वह सरकारी पत्र है, मैगजीन, जिसमें छपने के बाद ही कानून को लागू माना जाता है, जिसमें छपने के बाद ही किसी तरह की सूचना या किसी तरह का आदेश, सरकारी सूचना, सरकारी आदेश, इसमें छपने के बाद ही उसे आधिकारिक माना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका होती है सरकार की। एक आदेश निकाला सरकार ने, वह आदेश कब से लागू होगा, कब से लागू हुआ, इसकी सूचना जनता तक कैसे पहुंचेगी, संबंधित अधिकारियों तक कैसे पहुंचेगी। कल्पना करिए, दिल्ली के एक विभाग से वहाँ के उस विभाग के मंत्री महोदय ने या सचिव महोदय ने एक आदेश निकाला, कृषि विभाग से संबंधित आदेश। अब वो आदेश गांव-गांव तक पहुंचना जरूरी है क्योंकि उसका संबंध लोगों से है। जब तक आदेश पहुंचता है तब तक कई दिन निकल जाते हैं और पता लगा जो कार्रवाई इन गांवों में हो रही है वो आदेशों के खिलाफ हो रही है, क्योंकि आदेश पहुंचे नहीं थे, आदेश की जानकारी भी नहीं थी आदि आदि। ऐसी स्थिति में जिस दिन आदेश पर हस्ताक्षर होते हैं संबंधित अधिकारी के, उस दिन से वह आदेश लागू हुआ नहीं। ये आदेश लागू कब से माना जाता है? जब उसे गैजेटियर में पब्लिश कर दिया जाए। उसकी उसमें गैजेटियर में एक तारीख दी होती है। ऐसी चुनाव आयोग संबंधी जानकारी, चुनाव संबंधी जानकारी का भी पब्लिकेशन गैजेटियर में किया जाता है, जिसे हिंदी में राजपत्र कहते हैं। राजपत्र।